नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल, पूजा पंडाल पर पथराव करवाने वालों का आधी रात इलाज कैसे हो गया, आज इसके बारे में आपको दिखाऊंगा। खुद ममता बनर्जी देखें कि दंगाइयों से निपटने का वो गुजरात मॉडल जहां तुरंत एफआईआर और फौरन एक्शन होता है। ऐसा क्या हुआ कि गणेश पंडाल पर पत्थर चलाने वाले खुद चलने की हालत में नहीं बचे, आज ये भी आपको दिखाऊंगा। जब पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर तबीयत से उनका इलाज हुआ, उसकी तस्वीरें और खबर बताऊंगा। योगी की पुलिस यूपी में जाति देखकर एनकाउंटर करती है क्या, इसका सच क्या निकला, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। मोदी ने जो गुजरात में झेला वही योगी यूपी में झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं क्या। इसके अलावा कश्मीर से लेकर हरियाणा तक चुनावों में इंडी गठबंधन को लगे झटके पर झटके का चैप्टर खोलूंगा। चुनाव के लिए आतंकी से हमदर्दी, इंडी के ऐसे कितने खतरनाक प्लान है भाई। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने ही राहुल की कांग्रेस के राज कैसे खोले हैं वो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा मोदी की सरकार डिरेल करने के लिए ट्रेन हादसों की साजिश कौन रच रहा है, रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर बड़ा हादसा कराने की प्लानिंग किसकी निकली, आज यह भी आपको बताऊंगा। और फिर उन खतरनाक आदमखोर भेड़ियों की बात होगी जिनका आतंक खत्म नहीं हो रहा। योगी के शार्प शूटर्स को कैसे गच्चा दे रहा है चालाक आदमखोर भेड़िया। भेड़िए के कितने करीब पहुंच गई है शार्प शूटर्स की टीम, आज इसका चैप्टर भी खुलेगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। कोलकाता रेप और मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हादसे के बाद के घटनाक्रम पर तीखे सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता के पोस्टमार्टम का चालान मांगा। इस पर बंगाल सरकार के वकील कोई जवाब नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम बिना चालान के कैसे हो गया भाई, अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो कुछ गड़बड़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि एफआईआर रजिस्टर करने में देर हुई। सीजेआई ने कहा कि एफआईआर रजिस्टर करने में कम से कम 14 घंटे की देरी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को काम पर लौटने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टरों के वकील ने काम पर लौटने के लिए 3 दिन मांगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 2 दिन का समय दे रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डीएम और एसपी को आदेश दिया कि वो डॉक्टरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के टेक्सास में एक कार्यक्रम में संघ पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि संघ मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। इसी कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के पास देश के लिए विजन है। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और सभी पक्षों से लिखित दलीलें जमा कराने के लिए भी कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की सिलेक्शन लिस्ट को रद्द कर दिया था। मामले की अगली सुनवाई अब 25 सितंबर को होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अमानतुल्लाह खान को आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अमानतुल्लाह की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई। ईडी ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, मोदी का गुजरात मॉडल, पूजा पंडाल पर पथराव करने वालों का आधी रात कैसे इलाज हुआ। ममता देखें कि दंगाइयों से निपटने का गुजरात मॉडल जहां तुरंत एफआईआर और फौरन एक्शन होता है। ऐसा क्या हुआ कि गणेश पंडाल पर पत्थर चलाने वाले खुद चलने की हालत में नहीं बचे, जब पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर तबीयत से उनका इलाज हुआ। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही यूपी का चैप्टर भी खोलूंगा। योगी की पुलिस यूपी में क्या जाति देखकर एनकाउंटर करती है, इसका सच क्या निकला। जो लोग भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के 10 साल में हुआ ही क्या है, नरेंद्र मोदी ने 10 साल में दिया ही क्या है, वो इस बात को समझ लें कि नरेंद्र मोदी ने देश को गवर्नेंस का वो मॉडल दिया जिस मॉडल को गुजरात में सीएम रहते उन्होंने 12-13 साल पहले अप्लाई किया, अप्लाई करके दिखाया और ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जिस पर आज भी गुजरात चलता है, जहां किसी की हिम्मत नहीं कि दंगे भड़का सके। इसी मॉडल पर यूपी चल रहा है, जहां अपराधी को पता है कि अपराध किया तो अगले चौराहे पर योगी पूरा हिसाब कर देंगे। ये वो मॉडल नहीं है जहां कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए हाथ फैलाने पड़ते हों,
और ये वो मॉडल भी नहीं है जहां रेप जैसी भयानक घटना हो जाती है और घंटों लग जाते हैं एफआईआर दर्ज करने तक। आज की ही दो खबरें देख लीजिए। बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को यह कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी हुई। दूसरी तरफ गुजरात की सूरत पुलिस है जिसने गणेश पंडाल पर पथराव के 10 घंटे के अंदर ज्यादातर आरोपियों को पकड़कर जेल में डाल दिया। सूरत शहर को दंगे से बचा लिया। 10 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ एक्शन लेकर एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया। यह वो गुजरात मॉडल है जिसका मजबूत आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम रहते हुए गुजरात में स्थापित किया और आज तक उस लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल को वैसे ही फॉलो किया जा रहा है कि बहुत गलत बर्दाश्त नहीं होगा। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं होगी कि अच्छा धर्म विशेष से हैं, इन्होंने पत्थर भी चला दिया तो कोई बात नहीं, थोड़ा उसको माइल्ड कर देते हैं घटना को। इसी तरह का मॉडल सीएम योगी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं। इसी तरह का मॉडल हिमंता असम में स्थापित कर रहा है। लेकिन जैसे गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर के मजबूत मॉडल को स्थापित करने में नरेंद्र मोदी को काफी चैलेंज का सामना करना पड़ा था, वैसा ही चैलेंज सीएम योगी के सामने भी है, क्योंकि यहां विपक्ष इस तरह की राजनीति कर रहा है जिसमें अपराधियों की जाति देखकर उन्हें खुलकर सपोर्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े कद के नेता अपराधियों पर एक्शन का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अपराधी उस जाति का है जो उनका वोट बैंक है। जब इस तरह की राजनीति किसी राज्य में होती है तो पुलिस का मनोबल गिरता है। जान जोखिम में डालकर अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस को शाबाशी की जगह सवाल झेलने पड़ते हैं। लेकिन सीएम योगी यूपी में सिस्टम को वैसे ही टाइट कर रहे हैं जैसे कभी नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया था और जिसका असर आज तक दिख रहा है। इसलिए आज गुजरात और यूपी दोनों की बात करूंगा। यूपी की बात आगे करूंगा। पहले गुजरात के सूरत में कल क्या हुआ और उसके बाद कैसे गुजरात सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया, यह अपने आप में एक नजीर है। दरअसल गुजरात के सूरत में कल रात गणेश पंडाल पर पथराव हो गया। जिन्होंने पथराव करवाया वो शायद इस गलतफहमी में थे कि सूरत पुलिस रात में क्या कर लेगी, सुबह आराम से एफआईआर लिखेगी, आरोपियों की तलाश करेगी, इतने में तो सब फरार हो जाएंगे। लेकिन सूरत पुलिस और गुजरात सरकार तो अलग चीता निकली। सूर्योदय होने से पहले गुजरात के गृह मंत्री मौके पर गए। कुछ ही घंटे में सूरत पुलिस आरोपियों के दरवाजे तक पहुंच गई, उन्हें पकड़ कर घर से निकाला। सुबह होते होते बुलडोजर एक्शन तक हो गया। आपको इस घटना की पूरी टाइमलाइन बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या बिजली की गति से एक्शन हुआ। भाई रात को 9 बजे गणेश पंडाल पर पथराव हुआ। पुलिस ने हाथों हाथ कुछ नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया। रात को 10:30 बजे नाबालिग आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ पथराव और आगजनी की घटना हो गई। रात 2 बजे तक पुलिस ने पूरी स्थिति को कंट्रोल में किया। रात 2 बजे तक गुजरात के गृह मंत्री उस गणेश पंडाल में पहुंचकर आरती करते हैं जहां से घटना शुरू हुई। मतलब क्लियर मैसेज चला गया कि गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी नहीं है, किसी को कोई हिंसा नहीं करनी है, दंगे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पुलिस अपना काम कर रही है। और गृह मंत्री ने वादा किया कि सुबह के 4:20 से पहले सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। यह होता है लॉ एंड ऑर्डर। और जैसा गृह मंत्री ने वादा किया वैसा ही हुआ। सुबह 4 बजे से पहले वो सभी लोग पकड़े गए जिन्होंने नाबालिग लड़कों से गणेश पंडाल पर पथराव करवाया। सुबह होने तक पुलिस 3 एफआईआर दर्ज कर चुकी थी, 24 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी और दोपहर होते होते जहां जहां पथराव हुआ और आगजनी हुई उस गली और उस इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चल गया। यानी 10 घंटे के अंदर ही पंडाल पर पथराव की घटना के पीछे जो आरोपी थे वो सारे आरोपी पकड़े गए। यह होता है बॉस कानून व्यवस्था का मॉडल जो गुजरात में नरेंद्र मोदी स्थापित करके आए थे और आज तक फॉलो हो रहा है। एक बार सुनिए कल रात को गुजरात के गृह मंत्री ने क्या कहा है, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कल रात भर गुजरात पुलिस ने गणेश पंडाल पर हमला करने वालों को पेंच कैसे कैसे टाइट किए। शहर के लोग जब सूरज की पहली किरण के दर्शन कर रहे होंगे, उससे पहले गणपति जी के पंडाल पे पत्थर फेंकने वाले और उनको बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सभी जगहों पे, सभी क्षेत्र में कॉम्बिंग चालू है और खास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले चाहे वो कोई भी लोग हों, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। आगे बढ़कर आपको सूरत पुलिस का मिडनाइट एक्शन दिखाऊं उससे पहले आप पूरी घटना को जान लीजिए कि कल से आज तक हुआ क्या, जिससे आपको आपके लिए पिक्चर क्लियर हो जाए। दरअसल कल रात सूरत के
सैयदपुरा इलाके में गणेश पंडाल पर पथराव हो गया। आरोप है कि 7 नाबालिग लड़के ऑटो में आए और धार्मिक नारे लगाते हुए गणेश पंडाल पर पथराव किया। इन नाबालिग लड़कों की उम्र 13 से 15 साल थी। गणपति की मूर्ति पर पत्थर लगा, लेकिन राहत की बात है कि मूर्ति खंडित नहीं। पथराव में पंडाल में रखे ढोल क्षतिग्रस्त हो गए। पंडाल में मौजूद लोगों ने 7 में से 4 नाबालिग लड़कों को मौके पर ही पकड़ लिया। कुछ लड़के फरार हो गए। सूरत पुलिस को पहले से ही इसकी शिकायत मिली कि कुछ लोग गणेश पंडाल को निशाना बना सकते हैं, इसलिए पंडाल के पास सूरत पुलिस के जवान मौजूद थे। लोगों ने नाबालिग लड़कों को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जहां गणेश पंडाल है वहां कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी भी है। क्योंकि नाबालिग लड़के एक विशेष समुदाय से थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 200 से 300 लोगों की भीड़ जमा हो गई। नाबालिग लड़कों की गिरफ्तारी के विरोध में रात 10:30 बजे हंगामा शुरू हो गया। आरोप है कि पुलिस चौकी के पास एक मस्जिद है और मस्जिद के पास गली से पथराव होने लगा। बात आगजनी तक पहुंच गई भाई। पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। इसके बाद सूरत पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इतना ही नहीं, सूरत पुलिस ने उन लोगों को घर से बाहर खींच कर निकाला जिन्होंने नाबालिग लड़कों को पंडाल पर पथराव के लिए उकसाया था। सूरत पुलिस ने इस मामले में 3 FIR दर्ज की, 28 लोगों को गिरफ्तार किया, 6 से 7 नाबालिग लड़के भी पकड़े गए। लेकिन सूरत की पुलिस इन लड़कों को नाबालिग समझकर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। और नाबालिग थे तो यह काम भी नहीं करना था ना, अगर इतने मासूम थे। सूरत पुलिस कमिश्नर ने बताया कि नाबालिग लड़कों पर भी कानून के तहत ही एक्शन होगा। अब आपको कल रात की घटना का एक वीडियो दिखाता हूं, जब पंडाल पर पथराव के बाद लोगों ने कुछ बच्चों को पकड़ लिया। नाबालिग बच्चों के झुंड में 1-2 बच्चे तो 10 साल से भी कम के लग रहे थे। 10 साल का से कम का बच्चा आया है पत्थर फेंकने। एक बार कल जब भीड़ ने इन बच्चों को पकड़ा तो वहां क्या हुआ आप खुद देखिए। आपके रिक्शा है रे, ले पुलिस स्टेशन में लो। वही पंडाल है जहां पर कुछ लोग रिक्शा से पहुंचे, ऑटो से पहुंचे और यहां पर पथराव करना शुरू कर दिया। हालांकि गणेश जी की मूर्ति खंडित नहीं हुई, लेकिन ये ढोल आप देख सकते जो फट चुका था, जिसे रातों रात ठीक किया गया है। यहाँ पर आपको मार्क जो है वो दिख रहे होंगे, क्योंकि बाकी का कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन है और ये कलर जो है वो सफेद है। यानी कि ये रातों रात ठीक किया गया है। जो ढोल फटा था उस पथराव में, ये उसके मार्क्स आपको नजर आएंगे। दूसरा आपको दिखाऊं तो हाथ में गणेश जी के मूर्ति के हाथ में जो चुन्नी है उसके ठीक ऊपर आपको जो है पथराव के मार्क्स के निशान जो है आपको दिख जाएंगे। यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर जो पथराव हुआ था वो उसके मार्क्स और निशान जो है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। सूरत में नाबालिग लड़कों को पकड़ने के बाद क्या माहौल हो गया उसकी तस्वीरें भी देखी। नाबालिग लड़कों की गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों की भीड़ सड़क पर उतर गई। इस भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। ये देखिए, मतलब नाबालिग लड़के पकड़े गए क्योंकि उन्होंने पथराव किया, गलत काम किया। उनके सपोर्ट में यह भीड़ आ गई, सड़क पर आगजनी शुरू हो गई। नाबालिग लड़कों की गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ इतनी उग्र हो गई कि उसने पुलिस पर हमला कर दिया। भाई, सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कुछ वाहनों में आग तक लगा दी। यह उग्र भीड़ पुलिस के विरोध में धार्मिक नारे भी लगा रही। जब भीड़ ज्यादा बेकाबू होने लगी तो सूरत पुलिस अपने एक्शन में आई। ये बहुत हो गया बॉस, बहुत बर्दाश्त कर लिए। सूरत पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में अपने जवान उतार दिए, जिन्होंने लाठी लेकर हिंसा करने वाली भीड़ का तबीयत से फिर इलाज किया। हिंसा भड़काने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए सूरत पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया, ड्रोन की मदद से निगरानी की। ये देखिए, ड्रोन उड़ रहा, सब देख रहा है। हालात बिगड़े उससे पहले सूरत पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन कर भी दिया। गणेश पंडाल पर हमला एक बहुत संवेदनशील घटना थी। अगर सूरत पुलिस वक्त पर एक्शन नहीं लेती तो यह घटना एक दंगे में तब्दील हो सकती थी। लेकिन गुजरात पुलिस ने दिखा दिया कि वो किस तरह से काम करती है, और यह सब तब होता है जब सरकार सतर्क हो। जब गुजरात के गृह मंत्री आधी रात को मौके पर पहुंच गए तो पुलिस का और अलर्ट हो जाना स्वाभाविक था। गुजरात के गृह मंत्री ने मौके पर पहुंचकर लोगों को भरोसा तो दिया ही, साथ ही अपने सख्त बयानों से पुलिस को भी बिना देरी किए एक्शन लेने की छूट दी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने साफ कहा कि आरोपी अगर ताला लगाकर भी घर के अंदर छिपे तो ताला तोड़ के बाहर निकालो। और गृह मंत्री के इस बयान के बाद सूरत पुलिस ने आरोपियों का जो हाल किया वो एक मिसाल बन गई। पहले सूरत के गृह मंत्री को सुनिए,
फिर आपको पुलिस की ताला तोड़ कार्रवाई दिखाता हूं। આ તાલા તો લોખંડના બનેલા છે. ગમે તેટલા મજબૂત તાલા બાંધશો તો બી તાલા તોડી તોડીને એક એકને નીકાળીને પકડશો. તાલા મારવાથી કોઈ બચી નથી જતું. પથ્થર મારવાની હિંમત નહીં કરવી. ગમે ત્યાં છુપાયા હશે અંદર લઈ. गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का ग्रीन सिग्नल मिलते ही सूरत पुलिस ने सूरज उगने से पहले ही पंडाल में पथराव की साजिश रचने वालों को पकड़ लिया। सूरत पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि नाबालिग लड़कों को पंडाल में पथराव के लिए उकसाने वाले कुछ लोग घर में छिपकर बैठे हैं और बाहर से ताला लगा दिया है। पुलिस आएगी, सोचेगी घर में कोई है नहीं। सूरत पुलिस गलियों की खाक छानते हुए अंदर तक घुस गई। आरोपियों के घरों के ताले तोड़ दिए। ये देखिए, ताला लगा के बैठे, घर के ताले तोड़े तो अंदर कुछ आरोपी छिपे हुए। कोई आरोपी पर्दे के पीछे छिपा था, कोई बेडरूम में छिपा हुआ था। इन आरोपियों को लगा कि घर में छिप जाएंगे तो बाहर से ताला लगा देंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सूरत पुलिस ने अपनी इंटेलिजेंस को पहले ही अलर्ट कर दिया था, जिससे पुलिस को यह पता चल गया कि ताला तो सिर्फ एक बहाना है। आप देखिए, जब आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कुछ घरों के ताले तोड़े तो पुलिस की टीम में महिला पुलिसकर्मी भी सादी वर्दी में मौजूद थी। महिला पुलिसकर्मी ने खुद मोर्चा संभालते हुए आरोपी के घर का ताला तोड़ा। जहां से आरोपियों को पकड़ा गया वहां से आपको हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं। अब देखिए, ये ताला आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये ताला तोड़ा गया है और खिड़की भी देखिए तोड़ी गई है। और यहाँ पर स्पॉट पर इस वक्त हम पहुंचे हुए एक्सक्लूसिवली। यहीं से सूरत पुलिस जो है वो यहाँ पर मेहनत करती नजर आ रही थी। इस एक दरवाजे को भी यहाँ पर इस दरवाजे को भी तोड़ती हुई नजर आ रही थी। अभी भी फिलहाल ताला लगा हुआ है और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अंदर की तरफ अभी भी आपको ताला लगा हुआ दिखेगा। और इस घर से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो तस्वीरें हैं कि अंदर छुपे हुए थे, जो कुछ हुआ, पथराव वगैरह हुआ, उसके बाद जो हिंसा भड़की, उसके बाद जिन आरोपियों की तलाश सूरत पुलिस कर रही थी वो सब बाहर से ताला लगाकर अंदर की तरफ छुपे हुए थे, जिसके बाद ताला तोड़ कर आप देखिए हमारे कुछ ऑफिसर्स को भी चोट लगी थी। उन्होंने देखा था कि इस घर से पत्थर आ रहे थे, तो वो जैसे भी पुलिस की पूरी टीम जब नीचे उन्होंने पेट्रोलिंग कॉर्डन करना चालू किया तो ये लोग भाग नहीं पाए घरों से, लेकिन अंदर से ताला बंद कर दिया। कुछ लोगों ने बाहर से भी ताला बंद करा दिया। 3-4 स्टोरी घर थे, लेकिन अपने को पहले चूंकि वहीं से पत्थर आए हुए हैं, सब पुलिस भी विटनेस ही थी। तो जब उसमें हम लोग घुसे खुलवा के या कुछ भी खोल के घुसे तो सभी अपने घरों में छुपे हुए, नीचे से कोई पर्दे के पीछे पूरे चुपचाप छुपे हुए वहीं से मिल गए। तो ये जो बाद में पत्थर मारा के, ये तो एकदम प्री प्लान ढंग से उन्होंने मार के अपने आप को कैसे बंद करके रखा था कि जिससे पुलिस को लगे कि ये कोई रहता नहीं इस घर में जो है। जिस बिल्डिंग से आरोपियों को पकड़ा गया वहां हमारे सहयोगी हितेन को कुछ मुस्लिम महिलाएं मिली। इन महिलाओं ने बताया कि सुरक्षा की वजह से घरों में ताले लगाए गए, ना कि पुलिस से छिपने या बचने के लिए। एक बार सुनिए ये महिलाएं क्या बता रही। अंदर से लॉक क्यों थे दरवाजे, मुझे ये बताइए। लेडीज थे, सोए थे तो क्या करे, लॉक करना पड़ता है ना। ऐसा बोलो, हाँ? ये सब कभी देखा नहीं होता तो इंसान डरता है ना। पहली बार देखे तो ये सब जब आपके घर में जो जेंट्स थे वो कहाँ थे उस वक्त? वो हमारे काम पे गए थे। पता नहीं है, लेकिन हमारे फ्लोर से मेरे घर में से 2 लोग को उठा के ले गए, दरवाजा खोल के अंदर से लेके गए, बेडरूम तक के गए वो लोग। पहले तो खिड़की का कांच तोड़ डाले। मेरी बच्ची यही 1 साल की बच्ची यही खेल रही थी। लेकिन रात में अंदर से ताला, बाहर से ताला कैसे लगा था? बाहर से ताला था ही नहीं सर, था ही नहीं। अंदर से विजुअल बंद है, था। जो तस्वीरें आई है उसमें दिख रहा है बाहर ताला था, वो तोड़ा जा रहा है। ये देख लो, जिसका बंद होगा उसका होगा, बाकी हमारा तो अंदर से बंद था। अब इन तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस ताला तोड़ रही है, बाहर की तरफ ताला लगा हुआ था। तो हम लोग तो डर गए थे कि भाई हमने कभी देखा नहीं, तो अभी देखे तो हम लोग तो ताला लगा के ही रखेंगे ना। हमको लगा कभी कोई मारने वाला है, हमको थोड़ी खबर थी कि पुलिस वाले आए तो हम दरवाजा खोले। हमको लगा कोई मारने वाला है बाहर से, तो हम लोग लगा के अंदर चले गए। छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में, 4 बच्चे। कोई कह रहा है भाई कि ताला लगा ही नहीं था, कोई कह रहा है ताला लगा था लेकिन हम डर गए थे और हमारे जो घर के मर्द हैं वो रात में काम पे चले गए थे। आधी रात 2 बजे पता नहीं कौन से काम पे गए थे और इतना डर था तो फिर घर पे ही रहना चाहिए था। इसके बाद सूरत में जिन लोगों ने हिंसा फैलाई, सूरत को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की, उन पर जबरदस्त एक्शन हुआ।
सूरत पुलिस आरोपियों को पकड़कर थाने लेकर आई। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इसमें जो आरोपी हैं वो पकड़कर लाए गए हैं और इनमें तो कई लोग कायदे से चल भी नहीं पा रहे। तो जिस तरह से इन्होंने पत्थर चलाए, वो पत्थर चलाने वाले या पत्थर चलवाने वाले आज खुद चलने की हालत में नहीं रह गए। ये इनका इलाज किया गया। ये देखिए, ये किस तरह से ये बेचारे लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं। कईयों को बेचारे ही लगेंगे। लेकिन सूरत की घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नाबालिग लड़कों से पंडाल पर पथराव करवाया गया। इसलिए सूरत पुलिस अब इस मामले की साजिश के एंगल से जांच कर रही है। यह पता लगा रही है कि क्या बच्चों को मोहरा बनाकर उनकी आड़ में दंगे कराने की साजिश थी क्या? क्योंकि आप देखिए कि बच्चों के पकड़े जाने के कुछ ही देर में हिंसा हुई, पथराव हुआ, आगजनी हो गई। इसलिए ऐसा हो सकता है कि हिंसक भीड़ ने पथराव और आगजनी की तैयारी पहले से की हो। पुलिस ने यह भी बताया कि 2 दिन पहले पंडाल के पास प्लास्टिक का गुब्बारा जैसा कुछ रखा हुआ था। पंडाल के आयोजकों ने पहले ही हमले की आशंका जता दी थी, इसलिए साजिश की थ्योरी और गहरी हो जाती। सूरत में रात में हिंसा हुई तो सुबह बुलडोजर एक्शन भी हुआ। सूरत में जहां पथराव हुआ उस इलाके के आसपास अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। सूरत से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ये जो गुजरात मॉडल तैयार किया था, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया था और उसका असर आज भी दिखता है। वो किस्सा, वो हिस्सा आपको इतिहास का वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कैसे सुबह ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हुआ। सूरत में जब मस्जिद वाली गली से पथराव शुरू हुआ तो यहाँ पर जो अवैध एंक्रोचमेंट था वो उस पर सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बुलडोजर चलाया गया। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूं, ठीक सामने की ओर ये देखिए, ये एक अस्पताल है, उसके ठीक नीचे जो अवैध अतिक्रमण था अब वो हटाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। यानी कि जिस इलाके में जो गणेश पंडाल पर पथराव हुआ, उसके बाद यहाँ पर पुलिस चौकी के बाहर इकट्ठा भीड़ पर पथराव हुआ, अब उस इलाके के पूरे अवैध अतिक्रमण को हटाने की ये कामगिरी जो है वो शुरू हो चुकी है। उधर इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि इस हिंसा के पीछे कांग्रेस जो मुसलमानों को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है। सुनिए एक बार। ये मुसलमान है और ये कांग्रेस का प्रायोजित है। कांग्रेस ही इनको टूल किट बना करके क्या सूरत में पथराव करेंगे गणेश पूजा पर? क्या ये बांग्लादेश हो गया? बांग्लादेश में गणेश मूर्ति के ले जाने पर तो मैंने देखा कि पानी फेंका गया। ये फारूक अब्दुल्ला के साथ राहुल गांधी पाकिस्तान की बात करेंगे क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस भारत को जला देना चाहती है। इसके पीछे भी कांग्रेस का ही हाथ है। देश में जो सूरत की घटना घटी है, कांग्रेस ने टूल किट मुसलमानों को बनाया और ये बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। क्या हिंदुओं ने कभी, सूरत के हिंदुओं ने या देश के हिंदुओं ने कभी तजिया पे पत्थर फेंका? मैं देश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं, क्यों जुबान बंद हो जाती है मुसलमान के नाम आते ही? गुजरात के सूरत में जो हुआ वो पूरे देश में एक पैटर्न सा बन गया। हिंदुओं के पर्व से जुड़े जुलूस या पंडाल को निशाना बनाया जाता है, उस पर पथराव होता है, फिर उस शहर या गांव में हिंसा भड़क जाती है। लेकिन सूरत में बड़ी अनहोनी टल गई। पुलिस ने स्थिति को काबू से बाहर ही नहीं जाने दिया, इतना ताबड़तोड़ एक्शन लिया। और यह सब इसलिए हो सका क्योंकि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल तैयार किया था, उसी पर गुजरात चल रहा है कि बॉस गलत बर्दाश्त नहीं होगा कि ये धर्म वो धर्म, मेरा वोट बैंक तेरा वोट बैंक। भाई एक वक्त था जब गुजरात में दंगे होना आम बात हो चुकी थी, आए दिन शहरों में कर्फ्यू लगते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सीएम बनने के बाद स्थिति को बदला और गुजरात को दंगे और कर्फ्यू के जाल से बाहर निकाला। बेहतर कानून व्यवस्था के दम पर ही गुजरात में कई औद्योगिक शहर बन चुके हैं और गुजरात आर्थिक तरक्की में बहुत आगे है। गुजरात में अगर भर भर कर विदेशी निवेश आता है तो उसकी एक वजह यहां की टाइट कानून व्यवस्था भी है। और यह सब मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दिया, जिस पर आज भी गुजरात चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने लॉ एंड ऑर्डर पर जीरो टॉलरेंस का जो मॉडल गुजरात में शुरू किया था, वो मॉडल बहुत कामयाब रहा, क्योंकि 2002 के बाद से
गुजरात में कभी बड़े पैमाने पर दंगे नहीं हुए। नरेंद्र मोदी जब केंद्र में आए और उनके मॉडल को दूसरे राज्यों में भी अप्लाई किया गया तो कैसे दंगे कम हुए, आज आपको देखना चाहिए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का जो मॉडल है लॉ एंड ऑर्डर का, वो जब दूसरे राज्यों में गया तो वहां क्या असर हुआ। जैसे अगर आप देखेंगे यूपी, ये आपको दंगों का आंकड़ा दे रहा हूं। दंगे यूपी में 2018 में कितने दंगे हुए भाई? 8,908 दंगे, यानी तब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई ही आई थी। और 2022 तक आते आते कितने दंगे यूपी में हुए? 4,478, मतलब ऑलमोस्ट हाफ। यह बदला है यूपी में योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल इंप्लीमेंट करके। इसी तरह से आप देखिए गुजरात, जिस गुजरात की बात कर रहे हैं, वहां 2018 में 1898 दंगे होते हैं, लेकिन 2022 आते आते ये घटकर 172 रह जाते हैं। और 2002 के पहले तो और ज्यादा दंगे होते थे, वो घटते घटते 1898 और अब 172 पर आ गए। इसी तरह से आप देखिए एमपी, मध्य प्रदेश में 2018 में 1347 दंगे की घटनाएं हुई, जो कि घटकर 1016 हो गई 2022 आते आते। इसी तरह से जब आप असम का आंकड़ा देखेंगे, जहां हेमंत बिस्व शर्मा बहुत जबरदस्त तरीके से कानून व्यवस्था को हैंडल कर रहे हैं, 2018 में 1158 दंगे की घटनाएं होती थी, 2022 में ये घटकर 230 रह गए। यानी आप खुद देखिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर दंगों की घटनाएं करीब करीब आधी हो गई, और कई जगहों पर तो आधी से भी कम हो गई। और आप यह भी देखिए कि जो लोग नरेंद्र मोदी को कोसते रहते हैं और कहते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले सब ठीक था, नेहरू, इंदिरा और गांधी परिवार की तारीफ करते नहीं थकते, कि वही लोग तो मोहब्बत की दुकान लगा रहे थे जो राहुल गांधी अब उसका फ्रेंचाइजी आगे बढ़ा रहे हैं, सब आके नरेंद्र मोदी ने गड़बड़ किया, नफरत फैलाई। बॉस, हम आपको बताते हैं कि नेहरू और इंदिरा गांधी, बाकी के गांधी परिवार के राज में कितने दंगे देश में होते थे, जरा आप ये भी देखिए। जब आप दंगों का हाल देखेंगे, नेहरू का राज अगर आप देखेंगे, दंगे, नेहरू, इनके राज में अगर आप देखेंगे कितने हुए भाई, और इनका राज भाई 1950 से 1964 के बीच में देश में कितने दंगे हुए? सांप्रदायिक दंगे करीब 243 हुए, 243। अब आते हैं इंदिरा गांधी पे। इंदिरा गांधी का राज कितने से कितने तक रहा? 1966 से 77 तक, और 1980 से 1984 तक, 80 से 84 तक, ये दोनों उनका कार्यकाल मिला दिया। इसमें कितने सांप्रदायिक दंगे हुए? 337, 337। ये इंदिरा गांधी के जमाने का बता रहा हूं। अब आइए राजीव गांधी, इनका 84 से 89 तक, 1984 से 89 तक, और इसमें कितने दंगे हुए? 291। तब देश में मोहब्बत की दुकान चल रही थी। कुछ लोग नैरेटिव ऐसा करते हैं जैसे देश में पहली बार दंगे 2014 के बाद शुरू हुए हों या 2002 में हुए हों। इसके अलावा अगर आप देखिएगा 1900, अगर आपको दिखाऊं 50 से लेकर 1995 तक देश भर में कितने दंगे हुए आपको पता है? कुल दंगे हुए 1194 दंगे हुए देश भर में, 1194। और इनमें 871 दंगे नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी के कार्यकाल में हुए, यानी 73% दंगे इनके और इनके राज में हुए देश के। अच्छा, कांग्रेस यह भी कहती रहती है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से माहौल खराब हुआ। अक्सर इसी बात पर वो नरेंद्र मोदी को घेरती रहती है, लेकिन जब गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं थी तब क्या हाल था वो भी आपको दिखाता हूं। 1950 से 1995, अब जरा गुजरात का देखिए। गुजरात में दंगे जब नरेंद्र मोदी का राज नहीं था, 1950 से 1995 तक, तब तो नरेंद्र मोदी सीएम नहीं थे। गुजरात में दंगे कितने हुए? गुजरात में दंगे होते थे 244, इतने दंगे हुए, और मौत कितनी हुई? 1601 बॉस। एक माहौल यह भी बनाया जाता है कि जब से नरेंद्र मोदी केंद्र में आए तब से देश का माहौल खराब हो गया, हर तरफ सांप्रदायिक झगड़े हो रहे हैं। यही माहौल राहुल गांधी विदेश जाकर भी बनाते हैं, लेकिन सच क्या है यह भी सुनिए। 2013 में अगर आप देखेंगे दंगों का हाल,
2013 में देश में कितने दंगे हो रहे थे? 823। और 2022 में कितने दंगे हुए? ये घटकर हो गए 272, 272, एक चौथाई लगभग। यानी एक तरफ गुजरात है जो आज भी नरेंद्र मोदी के लॉ एंड ऑर्डर के मॉडल को फॉलो कर रहा है, दूसरी तरफ यूपी है जहां कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने जो मॉडल स्थापित किया उसे कई राज्य फॉलो कर रहे हैं। यूपी में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को इतना टाइट किया हुआ है कि किसी वारदात को अंजाम देकर आरोपी बच नहीं पाते। सीएम योगी के इसी मॉडल की वजह से यूपी में अपराध के खिलाफ जनता को वैसा भय नहीं है जैसा पहले की सरकारों में होता था। इसी मॉडल के भरोसे यूपी की जनता का सीएम योगी पर भरोसा बना हुआ है, लेकिन इंडी गठबंधन किसी भी कीमत पर इस भरोसे को तोड़ना चाहती ताकि उसे सियासी माइलेज मिले। इसलिए अगर आप देखेंगे यूपी में डकैती का एक आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठा दिया, आरोप लगा दिया कि सीएम योगी की पुलिस जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। आज यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात की और इस मामले की जांच के सिटिंग जज से कराने की मांग की, जबकि मंगेश यादव के एनकाउंटर की जांच के आदेश ऑलरेडी दिए गए हैं। एक बार सुनिए इस मामले में सीएम योगी कैसे समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि क्या यूपी में वाकई धर्म और जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है, सच्चाई क्या है। लेकिन पहले इसको सुनिए। आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था। आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। दरअसल जब भी यूपी में कोई एनकाउंटर होता है तो अखिलेश यादव एक ही तर्क बार बार लेकर आते हैं और कहते हैं कि यूपी में एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन धर्म और जाति देखकर हो रहा है, जबकि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इन आरोपों में दम नहीं दिखता। मार्च 2017 से अप्रैल 2023 के बीच एनकाउंटर में मारे गए कुल आरोपियों की संख्या 183 है। इसमें 61 मुसलमान हैं, जबकि 18 ब्राह्मण हैं, 16 ठाकुर हैं, 15 जाट और गुर्जर हैं, 14 ओबीसी हैं यादव और 13 दलित हैं, 3 आदिवासी, 2 सिख, 7 गैर यादव ओबीसी हैं और अन्य 34 हैं। अब वैसे तो अपराधियों का कोई धर्म या जात नहीं होता, लेकिन अब अखिलेश यादव इस तरह के सवाल उठा रहे हैं तो इसका जवाब भी तो ऐसे ही देना पड़ेगा। भाई अगर 183 एनकाउंटर हुए उसमें 60-61 मुसलमान हैं, इसका मतलब 120 के करीब जो एनकाउंटर हुए वो हिंदुओं के हुए, यानी मुसलमानों से डबल। फिर धर्म कहां से आया? और जाति में भी अगर आप देखेंगे तो कई दूसरी जातियों के भी जो अपराधी रहे उनका एनकाउंटर हुआ है। यानी कहीं से भी जात पात देखकर एनकाउंटर नहीं हो रहा, अपराधी का एनकाउंटर हो रहा है। लेकिन इसमें जो लोग जाति को लेकर आ रहे हैं, धर्म को लेकर आ रहे हैं, आप समझिए वो किसके साथ है? पब्लिक के साथ या अपराध करने वालों के साथ अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में। पाठशाला में अब अगली क्लास। कश्मीर से लेकर हरियाणा तक चुनाव में इंडी गठबंधन को कैसे झटके लगे हैं। चुनाव के लिए आतंकी से हमदर्दी, इंडी के ऐसे कितने खतरनाक प्लान है भाई। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने राहुल की कांग्रेस के राज कैसे खोल दिए, अब इसका चैप्टर। इस वक्त जबरदस्त चुनावी हलचल भी मची हुई है। इंडी गठबंधन फिर से जुट गया है कि लोकसभा चुनाव की तरह वो नरेंद्र मोदी को झटका देगा, लेकिन यहां तो चुनाव से पहले ही उल्टा हो रहा है। कश्मीर से लेकर हरियाणा तक इंडी गठबंधन को ही झटके पर झटके लग रहे हैं। चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर हो, तीनों ही राज्यों में इंडी गठबंधन के अंदर भयंकर खींचतान मची हुई है। राज्यों के चुनाव को लेकर अगर आप देखें तो हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में ही लड़ गए, जबकि गठबंधन करने जा रहे थे। कश्मीर में इंडी गठबंधन को आतंकी से हमदर्दी हो रही है।
महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों से पहले ही सीएम पद के लिए मारामारी शुरू हो गई है। यानी इंडी गठबंधन में चारों तरफ मारामारी मची हुई है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए इंडी गठबंधन जमा तो हो गया, लेकिन अब दल विधानसभा चुनाव में बिखरने लगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस के बीच नए कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली। एक बार सुनिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन है, फिर आगे की बात बता दूं। आम आदमी पार्टी ने अपने 20 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और जल्द ही अगली सूची आपको मिलेगी। आपको एक बात कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रयत्नरत रही और अब चुनाव के अंदर समय बहुत कम बचा है। हमने अपनी लिस्ट को जारी कर दिया। हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे काम करते हैं। हमने ईमानदारी के साथ इंतजार किया। इंडिया अलायंस के हम पार्टनर थे, इंडिया अलायंस के राष्ट्रीय स्तर पे हम पार्टनर हैं। देखते हैं, तो हमारी भी लिस्ट जारी हुई है, तो एक बार क्या बातचीत जो है बातचीत चल रही है, लेकिन क्या होता है वो अपनी राजनीतिक दल अपने अपने हित में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। आम आदमी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में 20 सीटों पर कैंडिडेट उतारे गए हैं। इनमें से 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी पहली बार लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने 19 नए चेहरों को मौका दिया है, सिर्फ एक कैंडिडेट को रिपीट किया है। आम आदमी पार्टी ने जिन सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं उनमें रोहतक, भिवानी, बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़ जैसी सीटें भी। लिस्ट जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने साफ कर दिया कि अब कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात पुरानी हो गई और उस पर बात करने का कोई अर्थ नहीं। सुनिए एक बार संजय सिंह को, फिर बताता हूं कि आम आदमी पार्टी के अलग चुनाव लड़ने से कांग्रेस क्यों परेशान है। यह तय माना जाए कि अब गठबंधन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब आज तो 20 प्रत्याशियों की सूची आई है, अब जल्दी और सूचियां आएंगी आपके सामने, जल्दी आएंगी। कोई पहल कांग्रेस की तरफ से की गई फिर उन्हीं बातों को अब वो बात करने का कोई अर्थ नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। अभी तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अपनी लिस्ट पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं और दूसरी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। आपको यह भी बताता हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हरियाणा में गठबंधन हो क्यों नहीं पाया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर मामला फंस गया था। आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही थी, जिनमें ज्यादातर वो सीटें हैं जो दिल्ली पंजाब से सटी हुई। कांग्रेस 3 सीट से ज्यादा देना ही नहीं चाह रही। कांग्रेस चाहती थी कि आम आदमी पार्टी शहरी सीटों पर बस लड़े और वहीं पर अपना बोरिया बिस्तरा समेट ले। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में ही नहीं था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के दीपक बाबरिया बात कर रहे थे। कहा जा रहा है कि आज सुबह दीपक बाबरिया की तबीयत ही खराब हो गई, जिस वजह से वो आम आदमी पार्टी के साथ चर्चाएं नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान करने के अलावा कांग्रेस को एक और झटका दिया। आज ही कांग्रेस नेता जवाहर लाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जवाहर लाल हरियाणा के बावल विधानसभा क्षेत्र के नेता हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने जवाहर लाल को पार्टी की सदस्यता दी। हरियाणा में कांग्रेस की एक और परेशानी खड़ी हो गई। दरअसल कांग्रेस ने माहौल बनाने के लिए पहलवान विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतार दिया। विनेश फोगाट उन पहलवानों में से हैं जिन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। अब विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गई और जुलाना सीट से चुनाव लड़ रही। इसी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पहलवानों का प्रदर्शन स्क्रिप्टेड था? क्या कांग्रेस के इशारे पर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने प्रदर्शन किया था? क्योंकि यही बात अब बृजभूषण शरण सिंह भी कह रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि विनेश फोगाट ने कांग्रेस के इशारे पर प्रदर्शन किया था। सुनिए। कि बेटियों का गुनाहगार मैं नहीं हूं। बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग है, विनेश है, ये आंदोलनकारी है, और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने, ये जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ था तो उस दिन तमाम ऐसे लोग थे जिनको लगा था कि शायद इसमें सच्चाई है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है। आज वो लोग भी अपने आप को छले महसूस कर रहे हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन में अंदर ही अंदर छुरियां चल रही हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की कुछ पार्टियों ने तो ऐसी छुरी निकाल ली जो देश को ही जख्म दे देगी। इंडी गठबंधन के एक खिलाड़ी हैं उमर अब्दुल्ला, वो अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है।
चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र हो या फिर उमर अब्दुल्ला के बयान, सब चर्चा में बने हुए। अपने चुनावी फायदे के लिए अब उमर अब्दुल्ला आतंकियों से भी हमदर्दी जता रहे हैं। संसद पर हमले के आरोपी अफजल गुरु के लिए उमर अब्दुल्ला के दिल में आजकल बड़ा दर्द दिख रहा है। एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि अफजल गुरु की फांसी से जम्मू कश्मीर की सरकार का कोई लेना देना नहीं। अगर फांसी के लिए राज्य सरकार की अनुमति चाहिए होती और हम सरकार में होते तो अफजल गुरु को फांसी कभी मंजूरी नहीं देते। हम ऐसा कभी नहीं करते। हम नहीं मानते कि अफजल गुरु को फांसी से कोई मकसद पूरा हुआ है। सोचिए, ये विचार हैं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अफजल गुरु को कानून के मुताबिक सजा मिली थी उस पर। क्या उमर अब्दुल्ला भारत के कानून पर सवाल उठा रहे हैं? उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर कांग्रेस चुप्पी साधे हुए, लेकिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उमर अब्दुल्ला को जवाब दिया। सुनिए। आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है? कहा है अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु को यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। इंडी गठबंधन का आपसी प्रेम डिरेल हो चुका है। इंडी गठबंधन का जो विजन है, या तो वो था नहीं, और जो है वो डिरेल हो चुका है। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास। नरेंद्र मोदी की सरकार डिरेल करने के लिए ट्रेन हादसों की साजिश रची जा रही है क्या? और अगर हां तो कौन रच रहा है? रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर, बड़ा हादसा कराने की प्लानिंग किसकी निकली? देखिए जरा। बॉस, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में भारत में अचानक ट्रेन हादसों के मामले कुछ बढ़ गए। इसे लेकर सरकार को बहुत कुछ सुनना भी पड़ा। इस पर विपक्ष ने खूब राजनीति भी की। लेकिन अब इन हादसों को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले। कल रात कानपुर में एक ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस एक बड़े हादसे की साजिश का शिकार होने से बस बच गई किसी तरह। और बॉस, आप हैरान रह जाएंगे कि इस ट्रेन को उड़ाने के लिए रेलवे ट्रैक पर एलपीजी से भरा हुआ सिलेंडर रखा हुआ था। सोचिए, अगर यह एलपीजी सिलेंडर इस ट्रेन के पहियों से टकरा जाता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रेन में ब्लास्ट हो सकता था, ट्रेन पटरी से उतर सकती थी। अगर ऐसा होता तो सैकड़ों यात्रियों की मौत हो सकती थी, बहुत से लोग घायल हो सकते थे। लेकिन गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेन की टक्कर से यह सिलेंडर उछलकर रेलवे लाइन के साइड में गिर गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक अगर सिलेंडर फट जाता तो बॉस कांड था, फिर तो बड़ा हादसा होता। रेलवे ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर के अलावा जो चीजें मिली हैं उसे देखकर पुलिस और जांच एजेंसियों के होश उड़ गए, क्योंकि ये सारी चीजें किसी आतंकी साजिश का इशारा कर रही हैं। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले देख लीजिए कि कानपुर की पूरी घटना क्या है जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल कल रात प्रयागराज से राजस्थान के भिवाड़ी जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस शाम को करीब 6:20 पर कानपुर से निकली। 8:25 पर ट्रेन के ड्राइवर को किसी लोहे की चीज से टकराने की आवाज आई, क्योंकि अंधेरा था, धाड़ से टकराया। उस समय ट्रेन की स्पीड करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया, ट्रेन को रोका गया। कंट्रोल रूम को इसकी घटना की पूरी सूचना दी गई कि बॉस ऐसा हो गया है। पुलिस की जांच में पता चला कि ट्रैक पर तो एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था। भाई, वो एलपीजी सिलेंडर जिससे घर में आप खाना बनाते हैं, ट्रेन की टक्कर से उछलकर यह पटरियों के साइड में गिर गया। इसके अलावा पुलिस को रेलवे ट्रैक से पेट्रोल से भरी बोतल, बारूद और कई माचिसें भी मिली। इसे देखकर जांच एजेंसियों को शक है कि यह किसी बड़ी आतंकी घटना की साजिश हो सकती है। इसलिए इस केस में अब यूपी पुलिस और एसटीएफ के अलावा एनआईए की भी एंट्री हो गई। एनआईए की टीम ने यूपी पुलिस से इस घटना से जुड़े सारे इनपुट मांगे। इसके अलावा आतंकी साजिश की जांच के लिए एटीएस और आईबी की टीम भी कानपुर पहुंच गई है। यूपी पुलिस ने इस मामले में 6 टीमें बनाई हुई हैं। इसमें सर्विलांस और स्वाट टीम के अलावा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी एलआईयू की जांच भी चल रही है। अब तक 10 संदिग्ध लोगों को पकड़ा भी गया है। कानपुर के रेल ट्रैक से जो कुछ भी मिला उस पर हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा की एक रिपोर्ट देखिए ग्राउंड जीरो से। इसके बाद इस हादसे में यूपी एटीएस के हैरान करने वाले खुलासे के बारे में बताता हूं।
कानपुर में एक बार फिर एक ट्रेन को उड़ाने की बड़ी साजिश जो है वो नाकाम हुई है। कहा जा रहा है कि कालिंदी एक्सप्रेस जो है वो कानपुर से भिवानी जा रही थी और यहाँ पर उसका जो है वो एक गैस सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर से टकरा गई। आपको दिखाएं कि ठीक इसके बगल में पुलिस ने जो है क्राइम सीन क्रिएट किया हुआ और यहाँ से पुलिस को एक बैग मिला, एक व्हाइट बैग जिसमें कुछ व्हाइट पदार्थ है और कहा जा रहा है कि ये एक्सप्लोसिव हो सकता है। इसके अलावा एक मैच बॉक्स मिला है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो इन्होंने एविडेंस कलेक्ट के लिए जो आइटम लिखा है, क्राइम आइटम, उसमें लिखा गया है कि एक झोला, थाना शिवराजपुर, कानपुर। तो यहाँ से वो जो बैग है, जो झोला है, वो बरामद हुआ है और ठीक इसी जगह पर इस घटना पर जब आज सुबह यूपी एटीएस की टीम ने घटना स्थल पर जाकर इस रेलवे ट्रैक की बारीकी से जांच की तो इस जांच में यह बात भी सामने आई कि सिलेंडर के साथ पेट्रोल की बोतल और बारूद के मिलने से ट्रेन के साथ दो तरह के हादसे हो सकते थे। पहला तो इसमें गैस सिलेंडर, पेट्रोल और बारूद से ब्लास्ट हो सकता था और दूसरा, ब्लास्ट के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ट्रेन डिरेल हो सकती थी, यानी ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर सकते थे, जैसा पिछले महीने 16 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस के साथ हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस घटना पर यूपी एटीएस का क्या कहना है वो भी सुनवाता हूं। इसके बाद इस आतंकी साजिश वाले एंगल के बारे में और बताऊं। देखिए, आज यहाँ पे कल रात को एक ट्रेन की डिरेलमेंट की मतलब प्रयास किया गया है और उसका निरीक्षण हम लोगों ने किया है। हमारी टीम इस पे काम कर रही है, सभी पहलू पे को हम लोग देख रहे हैं और जो भी जैसे नतीजे होंगे हम आपको आगे बताएंगे। पिछले एक महीने में तीसरी ऐसी घटना है ये जब यूपी में रेलवे ट्रैक रेल हादसों की कोशिश करती हुई वहां पर कुछ सबूत मिले और इसके लिए पटरियों पर ऐसी ऐसी चीजें प्लांट की गई हैं जिससे बड़ा रेल हादसा हो सकता था। इसलिए जांच एजेंसीज को शक है कि इस मामले में आतंकी संगठन शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले रेल हादसों की जांच के दौरान आतंकी सरगना फरतुल्ला घोरी का नाम आ चुका है, जो इस समय पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंकी घटनाओं की प्लानिंग कर रहा है। कुछ दिन पहले जांच एजेंसियों को आतंकी फरतुल्ला घोरी का एक वीडियो मिला था। यह 3 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम के जरिए फैलाया जा रहा है। इसके जरिए आतंकी फरतुल्ला घोरी ने भारत में मौजूद स्लीपर सेल आतंकियों को ट्रेन हादसों के लिए मैसेज भेजा था। फरतुल्ला घोरी ने हिंदुस्तान में ट्रेन हादसों की रफ्तार बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को डिरेल करने के लिए कहा था। टेलीग्राम पर जारी किया गया यह वीडियो सुरक्षा एजेंसीज के हाथ लग गया। जब 23 और 24 अगस्त को वंदे भारत एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की जांच शुरू हुई, तब यह वीडियो मिला। एक बात, हादसों में आतंकियों की भूमिका हो सकती है, वरना अचानक रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, लोहे की रॉड, बड़े बड़े पत्थर कहां से आएंगे बॉस? आपको याद दिलाता हूं कि पिछले महीने 16 अगस्त को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 20 डब्बे पटरी से उतर गए थे। इसकी जांच में सामने आया कि पटरी पर एक बोल्डर यानी लोहे का बड़ा टुकड़ा बांधकर लगाया हुआ था। यह बोल्डर पहियों से टकराया, जिससे ट्रेन का बैलेंस बिगड़ गया और ट्रेन पटरी से उतर गई। यानी रेलवे की दिक्कत नहीं है और गलती नहीं है, वहां पे इस तरह की चीजें की जा रही हैं कि ट्रेन जो है हादसा हो जाए। एक और तस्वीर देखिए, 24 अगस्त को यूपी के फर्रुखाबाद में एक ट्रेन हादसा होने से बाल बाल बचा था। इस बार रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का मोटा हिस्सा रखा हुआ था, लेकिन इस दौरान पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। यानी बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे यह शक पैदा होता है कि क्या ट्रेन हादसे हों, लोगों की जान जाए, कोहराम मचे, नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठे, यह प्रयास है। क्योंकि देश की बॉर्डर और सुरक्षा को ऐसे मुस्तैद किया हुआ है कि वहां से भाई आरडीएक्स वगैरह तो देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच नहीं पा रहा। तो एक काम करो, ट्रेन को ही डिरेल कर दो, किसी में हंगामा खड़ा करो। पाठशाला में अब एक और हंगामे की बात। यूपी में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से भी हंगामा मचा हुआ है। योगी के शार्प शूटर्स को कैसे गच्चा दे रहा भाई चालाक आदमखोर भेड़िया। भेड़िए के कितने करीब पहुंच चुकी है शार्प शूटर्स की टीम, जरा इसका अपडेट भी देख लीजिए। यूपी में आदमखोर भेड़िए बहुत ही चालाक निकले। ये शार्प शूटर्स को भी गच्चा दे रहे हैं भाई। भेड़िए तो कहा जा रहा है कि 2 ही बचे हैं, लेकिन ये 2 पकड़ में ही नहीं आ रहे, जबकि शार्प शूटर्स की संख्या 2 गुनी कर दी गई है। अब 9 की जगह 18 शार्प शूटर 2 आदमखोर भेड़ियों के पीछे लगे हुए। 24/7 आदमखोर भेड़ियों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। भेड़ियों के पकड़ के लिए 3-3 शिफ्ट में काम हो रहा है, लेकिन ये भाई लोग पकड़ में ही नहीं आ रहे। भेड़ियों के खिलाफ इस ऑपरेशन शूटआउट को भी अब 1 हफ्ता हो चुका।
शार्प शूटर्स की टीम हर दिन आदमखोर भेड़ियों की लोकेशन लॉक करने का दावा कर रही है, लेकिन आदमखोर भेड़िए इतने शातिर हैं कि हर बार शूटर्स को चकमा देकर निकल जा रहे हैं। हालांकि दावा किया जा रहा है कि आदमखोर भेड़ियों की लोकेशन का जल्दी ही सटीक पता लगा लिया जाएगा। आदमखोर भेड़ियों के हमलों वाले पूरे इलाके की मैपिंग की जाने का दावा है और हमले की आशंका वाले पूरे इलाके को 3 सेक्टर्स में बांट दिया गया। इन सभी सेक्टर्स में शार्प शूटर्स की टीम 24 घंटे बिना रुके ऑपरेशन चला रही है। पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए रखने के लिए एक कमांड सेंटर बनाया गया है। कमांड सेंटर को पुलिस कंट्रोल रूम में जोड़ दिया गया है और कमांड सेंटर में आदमखोर भेड़ियों को की कोई भी जानकारी मिलने से उस सेक्टर से जुड़ी टीम को अलर्ट कर दिया जाता है कि देखो यहां कुछ लग रहा है कि है, तो यह जानकारी मिल रही है। एक तरफ आदमखोर भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए नए नए प्लान तैयार हो रहे हैं, वहीं गांव वालों का दावा है कि शनिवार की रात को भेड़िए ने एक बार फिर हमला बोला। दावा किया जा रहा है कि इस बार भेड़िए ने एक लड़की पर हमला किया जिसकी उम्र 17 साल से 18 साल के बीच बताई जा रही है। लड़की पर उस वक्त हमला हुआ जब वो रात को किसी काम से घर से बाहर निकली। घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भले ही दावा किया जा रहा है कि पिछले एक हफ्ते से आदमखोर भेड़िए ने हमला नहीं किया, लेकिन गांव में दहशत ऐसी है कि लोग रात रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि बोलने से क्या, एक हफ्ता नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया तो तीसरे दिन भी नहीं देगा। आदमखोर भेड़ियों के निशाने पर बच्चे हैं, इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग हथियार और डंडे लेकर घरों के बाहर सो रहे हैं। गांव की गलियों में शिफ्ट लगाकर गश्त चल रही है। जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नयापुरवा गांव में हम मौजूद हैं। रात का 1 बज रहा है और यहाँ पर कुछ लोग बाहर नजर आ रहे हैं जिनके पास लाठी है और इसमें देखिए कैसे ये धारदार हथियार है कि कहीं भेड़िया अगर आ जाए तो उससे कैसे 2-4 होना है या उससे अपना बचाव कैसे करना है। टॉर्च भी आपको नजर आ जाएगा और लोग बाहर सो रहे हैं। दरअसल हमें ये लगा था कि अभी इतनी जागरूकता फैलाने के बाद भी महसी तहसील में लोग जो है वो बाहर यूं ही सो रहे हैं और इसलिए हमने अपनी गाड़ी रोकी और हम तुरंत यहाँ आए इनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन देखा कि यहाँ तो ये तैनात है, शायद अपने गाँव की ही सुरक्षा कर रहे हैं। बाबा क्या नाम है आपका? संतराम यादव। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप 3 लोग बैठे हैं। हरहा रखे हैं, यहाँ हरहा रखे हैं। भेड़िया का शंका है इसलिए पस पलुआ पाले हैं, छोटे छोटे टीचर हैं। उनको बचा रहे हैं। जो ग्रामीण लोग हैं उनका दर्द समझिए कि कैसे रात रात भर डर के साए में उनकी जिंदगी गुजर रही है। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले